Hello students, welcome to Biologism Academy. Students, NEET undergraduate previous year 2018 का पार्ट सेकंड मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं, जिसमें आपके 51 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। मिल्क जब कन्वर्ट होता है कर्ड में तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज होती है। उसमें क्या चीज़ बढ़ जाती है? आपको पता होगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से ये क्वेश्चन उठाया है इन्होंने अच्छी तरीके से। तो वहाँ पे मालूम होना चाहिए आपका विटामिन B12 इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू, और ये इंक्रीज करने वाला होता है लैक्टोबैसिलस, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का है, एडाप्टिव है, एनालॉगी है, होमोलॉगी है। जब बोन स्ट्रक्चर सिमिलर है, एक जैसा है, और फंक्शंस डिफरेंट हो रहे हैं वहाँ पे, तो ये होमोलॉगी यानी कॉमन एंसेस्ट्री को इंक्लूड करता है। इंडिकेशन किसका आता है यहाँ पे? होमोलॉगी। In which disease the mosquito transmitted pathogen cause chronic inflammation of lymphatic vessels? lymphatic vessels किस में डैमेज होती हैं, वो कौन करता है? रिंग वॉर्म करता नहीं, अमीबियासिस में ये सब होता नहीं। एस्केरियासिस स्टमक और इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। एलिफेंटियासिस ये बचती है डिसीज आपकी। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई इसको फैलाता है, निमेटोड है ये। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट फ्रॉम लार्वल टू द एडल्ट। ठीक है, लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज तक आना मेटामॉर्फोसिस है। और उसमें मॉथ जाते हैं, स्टारफिश भी जाती है, ट्यूनिकेट्स भी जाते हैं, लेकिन अर्थवॉर्म नहीं जाता। इट्स डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसमें पता होना चाहिए इतना। विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट होम्योथर्म, यानी वार्म ब्लेडेड नहीं है। क्वेश्चन तो सिंपल है, उन्होंने क्या कर दिया है कि यहाँ पे उन्होंने जूलॉजिकल नेम उठा लिए हैं, जहाँ पे हमारा ध्यान थोड़ा सा कम जाता है, लेकिन जाना चाहिए, वो जाएगा भी। ओके, कैमुलस कैमल है, सिटाक्युला जो है वो पैरेट ग्रीन वाला है अपना, चिलोन आपका टर्टल है, मैक्रोपस आपका कंगारू है। तो यहाँ पे तो जितने भी होम्योथर्म है वो सारे के सारे ममेलिया हैं। तो यही एक ममेलिया नहीं, बल्कि ये क्या है? रेप्टिलिया है, टर्टल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मेल कॉकरोच फ्रॉम द फीमेल कॉकरोच? स्ट्रक्चर से उठाया है उन्होंने क्वेश्चन को और बहुत ही बेहतर बना दिया है। वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल, यहाँ पे आपको टिक करना होगा, क्योंकि जब आप इसका डायग्राम देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? कॉर्डल स्टाइल्स इसमें साफ साफ पता चल जाता है, निकली हुई होंगी। द बोट शेप, नहीं ये कुछ भी नहीं है। और हाँ, ये कॉर्डल स्टाइल्स 9th एब्डोमेन सेगमेंट से निकलती हैं उसके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स? जिन्होंने भी ये प्लांट वाला हिस्सा पढ़ा है, यानी प्लांट किंगडम जो पूरा पढ़ रखा है, तो उन्हें पता होगा कि हमारा आंसर कहाँ पे जाएगा बच्चों। ये जाएगा आपका डायटम्स के ऊपर। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स तो हैं, सीलिएट्स भी हैं, पैरामीशियम वगैरह भी प्रोटोजोआ हैं, लेकिन ये डिफर कैसे हैं प्रोटोजोन से? इनमें कुछ ना कुछ कोई एक खासियत है। ऐसी कौन सी खासियत है? तो ये खासियत जो होती है प्रेजेंस ऑफ या हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, माइक्रोन्यूक्लियाई एंड मैक्रोन्यूक्लियाई। माइक्रोन्यूक्लियाई टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, मैक्रोन्यूक्लियाई टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो उसका वो काम है, लेकिन छोटे वाले का काम जो है वो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। किसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चीज मौजूद है?
तो ऑस्ट्रिचथाइस है, रेप्टिलिया है, एम्फीबिया है, क्या है आपका? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा जाएगा? याद रखिए तीनों नीचे वाले नहीं हैं, ये आपका एवीज पे जाएगा हमारा। इसके अंदर क्रॉप एंड गिजार्ड होते हैं, ग्रेन्स के एक में क्रॉप में जाते हैं ग्रेन्स, फिर उसके बाद आपके गिजार्ड में आ जाते हैं जहाँ पे चर्निंग होती है उनको थोड़ा, ठीक है, कंप्लीटली उनको ब्रेक डाउन किया जाता है। हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय प्लासेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, प्लासेंटल हार्मोन्स पूछ दिए हैं भैया फिर से, एससीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टोजेंस, ईस्ट्रोजन, यही वाला ऑप्शन आपका बेहतर है और यही आपका सही भी है, इसलिए मैंने बाकी पढ़े भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख लेंगे तुरंत रिलैक्सिन तुरंत हटा देना, डिस्कार्ड, प्रोलैक्टिन तुरंत डिस्कार्ड, ठीक है, ऑक्सीटोसिन डिस्कार्ड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डिस्कार्ड, तो 3 बचते हैं आपके पास में। ये एनसीईआरटी में मेंशन है चैप्टर नंबर 3, एससीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टोजेंस और एस्ट्रोजन। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली इज एन आईयूडी, पोस्ट कॉर्टिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्शन, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूटर प्रिवेंटिंग द एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। सहेली 2 क्वेश्चन और बन जाएंगे यहाँ पे, वो भी नोट कर लीजिए आप लोग, याद कर लीजिए। बल्कि सहेली जो होता है नॉन स्टेरॉइडल मेडिसिन है, और इसको किसने बनाया था? हमने जिन बच्चों को पढ़ाया उनको बाखूबी याद होगा, इसको बनाया था आपका CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो इसका सही जवाब है, और ये पहली नॉन स्टेरॉइडल मेडिसिन है, कॉन्ट्रासेप्टिव है। ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूट्रस, अच्छा काम करती है। और एक और क्वेश्चन बन जाएगा, लीजिए 3 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको यहीं पे। सहेली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पिल्स इन वंस इन अ वीक है, ऐसी कौन सी पिल्स है जो वंस इन अ वीक होती है? ये नीट में तो नहीं देखा, लेकिन नीट वाले जो सीरीज होती है ना, उसमें मैंने क्वेश्चन देखा है, तो क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, इसलिए बता दिया, हो सकता आ जाए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी पिल्स है जो सिर्फ 1 हफ्ते में उसको टेक किया जाता है, तो वो सहेली है, ठीक है। द एमनियन मेमेलियन एम्ब्रियो इज ड्राइव फ्रॉम, थोड़ा सा लेवल अप कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा लेवल ऊंचा किया है यहाँ पे, अच्छा लगा। एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टो, एंडो, मीजो और ट्रोफो, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, मैंने लिख भी दिया है नीचे, एक्टो एंड मीजो। एमनियन, अब ये मेमेलियन एम्ब्रियो के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, कितनी आपके मेम्ब्रेन्स होती हैं आप कह सकते हो, तो एमनियन होता है, कोरियन होता है, एलिंटॉइस होता है, यॉल्क सैक होता है। बनती कौन सी? एमनियन फ्रॉम द मेसोडर्म एंड आउटर साइड, एंड एक्टोडर्म इज इनर साइड, इनर साइड का जो हिस्सा बनेगा वो एक्टोडर्म से बनेगा। क्वेश्चन अच्छा उठा लिया, लेकिन ये मेंशन है आपके रमेश गुप्ता में, नॉट इन एनसीईआरटी। क्लास 12 की जो रमेश गुप्ता चलती है यूपी बोर्ड में, उसमें है वो भी। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से क्लासीफाई कर दिया, पूरी किताब अच्छी कर दी है, उसमें बहुत क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन में डिफरेंस पूछ दिया है, तो डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल द स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेरोटोलिस सेल्स, ये वाला ऑप्शन है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड हो रहे हैं, ये तो ठीक है, व्हाइल स्पर्मिएशन स्पर्मेटेड फॉर्म, ये गलत हो गया। नीचे वाला स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड हो रहे हैं, यहीं पर से गलत हो गया। तो थोड़ा बहुत सही ऑप्शन जो है वो आपका ये वाला बिल्कुल सही है, सेकंड वन अपना। 64, इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जिस किसी भी पॉपुलेशन बढ़ती है जिस किसी भी कंट्री की, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होंगे, हमेशा याद रखो, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी और रिप्रोडक्टिव देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है, क्योंकि पहले वाले हैं वो भी रिप्रोड्यूस हो रहे हैं और पीछे वाले भी, प्री रिप्रोडक्टिव वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर तो पॉपुलेशन तो बढ़ी जानी है इंडिया की तरह, चाइना की तरह, ये बात है। बल्कि एक और चीज़ बता दूं, कोई भी देश इसके ऊपर रोक नहीं लगा पाया, चाहे जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो, चाहे जितने भी लॉज इसके लिए आ जाए, कोई, हर किसी देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ी, इंडिया या चाइना की ही नहीं बढ़ी है, सबकी बढ़ी हुई है, बस किसी की कम या ज़्यादा बढ़ी है, ये बात है। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक, हीरोइन को कहाँ से या स्मैक को कहाँ से ड्राइव किया जाता है? जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनको बेहतर पता होगा, मैं बहुत बताता रहता हूँ कि हिस्सा इंपॉर्टेंट है। मेरा ऑप्शन पहले से ही वहां पे रख रखा था अपने आप से कर्सर, तो लेटेक्स। मैचिंग आ गई,
आंसर मैंने दे दिया है तो परेशानी की बात नहीं होगी आप लोगों को भी। यूट्रोफिकेशन क्या करता है आपका, न्यूट्रिशन इनरिचमेंट करता है, स्नो ब्लाइंडनेस यूवी रेडिएशन से होती है, पता है हम लोग को। सैनिटरी लैंडफिल्स क्या करता है, वेस्ट डिस्पोजल करता है। ज़ूम कल्टीवेशन डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन, न्यूट्रिशन पे चले जाओ, लैंड सैनिटरी लैंडफिल्स, वेस्ट डिस्पोजल पे आ जाओ। स्नो ब्लाइंडनेस यूवीबी सबसे ज़्यादा खतरनाक रेडिएशन यही होता है, ये भी याद रखना। ज़ूम कल्टीवेशन डिफॉरेस्टेशन पे चले जाइए आराम से। मैचिंग वाले नंबर गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों के, इतनी तो हो भी गई हैं और बहुत सिंपल आती है, थोड़ा सा टाइम दे देना इसको, तुरंत हो जाएगी। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग population interaction is widely used in a medical science for the production of antibiotics। ये क्वेश्चन 2018 का, और ये क्वेश्चन इन्होंने आकर के उठाया था 2021 के बोर्ड के पेपर में। अच्छा खासा बोर्ड के पेपर में था या उनके उसमें था जो उनके सैंपल पेपर्स आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आया है। बच्चों ने जिन्होंने अभी रिसेंट वाला जो बोर्ड दिया है उनको ये पता होगा कि क्वेश्चन है, तो उनको आंसर भी पता होगा कि जब एंटीबायोटिक कोई चीज़ सेक्रेट करती है उससे तो फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन सामने वाली स्पीशीज़ को नुकसान ज़रूर हो जाता है। जब ऐसे स्पीशीज़ को नुकसान हो जाएगा, सामने वाले को फ़ायदा भी नहीं हो रहा, तो अमेंसालिज्म ऑप्शन हमारा टिक बैठता जा करके है एकदम से। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड इन एक्सिटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था। जो बच्चे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं पीडीएफ के लिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो वो ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। तो आप अपनी क्वेरीज पूछ लीजिएगा मुझसे, जो भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ लीजिएगा टेलीग्राम वाले पे, बायोलॉजिज्म एकेडमी, ओके। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तुरंत आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कौन सा है ऐसा एक्सिटू कंजर्वेशन में, बॉटनिकल गार्डन होते हैं, सीड बैंक्स होते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स होते हैं, तो सारे होते हैं, लेकिन नहीं, सेक्रेड ग्रुप्स जो होते हैं वो इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं, ठीक है। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन द इरिथ्रोपोएसिस। तो पहले तो इरिथ्रोपोएसिस को समझ लीजिए क्या होता है। इरिथ्रोपोएसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे आयरन का खेल हो रहा होगा, जाहिर सी बात है ना। आरबीसी हीमोग्लोबिन सब बन रहा है वहां पे, तो जाहिर सी बात है ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो ये करती हैं, गॉबलेट सेल्स म्यूकस सेक्रेट करती हैं। पैराइटल सेल्स यानी ऑक्सीजेनेटिक सेल्स जो होती हैं वो एचसीएल सेक्रेट करती हैं। म्यूकस सेल्स फिर से नीचे आ गया, शेफ सेल्स नहीं, पैराइटल सेल्स के ऊपर जाएंगे आप सबसे पहले ऑप्शन में अपने, क्योंकि एचसीएल सेक्रेट करता है, एचसीएल ब्रेक डाउन करता है फेरिक को फेरस में, और फेरस फॉर्म होती है बेस्ट एब्जॉर्बल फॉर्म ऑफ द फॉर द इंटेस्टाइन, ठीक है, याद रखिए। इंटेस्टाइन उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो इरिथ्रोपोएसिस में कहीं ना कहीं पैराइटल सेल्स टेक पार्ट करती हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। इरिथ्रोपोएसिस जरूर दिया है लेकिन ये चीज़ नहीं बताई है उन्होंने, और ये चीज़ रमेश गुप्ता में मेंशन है बेटा, मैंने पढ़ी है। मैच द आइटम्स, फिर से मैचिंग आ गई है, ये सिंपल वाली मैचिंग है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। तो बच्चों को आती होगी। फाइब्रिनोजेंस इन्हें पता है, कहाँ जा रहा मेरा कर्सर, ब्लड क्लॉटिंग पे जा रहा, ग्लोब्यूलिन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे जा रहा, तो कहाँ जाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म पे, एल्ब्यूमिन्स पे जाएगा, तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस पे चला जाएगा। सिंपल थी, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज, मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा टॉपिक अच्छे से समझाया एनसीईआरटी ने, बेहतर समझाया है। तो क्या होता है कैल्शियम, क्या करता है वहाँ पे, एक्टिवेट मायोसिन एटीपेज बाय बाइंडिंग 8, क्या करता है, डिटैचेस द मायोसिन, हेड अलग हो जाएगा तो फिर काम ही कैसे होगा, तो बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन, ठीक है। ये ऑप्शन लिखा हुआ सीधी सीधी लाइन है एनसीईआरटी की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 2018 का पेपर है, थोड़ा सा लेवल उन्होंने, यानी कि करीब करीब 5 या 10 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से जो बाहर चले गए, 5 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से जो बाहर गए हैं, बाकी आप परेशान मत होइएगा। लेकिन फिर भी पेपर जितने भी बाहर गए हैं दे आर सराउंडिंग्स, किसके सराउंड में है, वो एनसीईआरटी के सराउंड में है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस चले गए, नहीं, ग्लोबुलेट सेल का है, पैराइटल सेल्स भी दी गई हैं, तो थोड़ा सा फंक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ गया होगा बच्चों को, पढ़ना चाहिए भी हमें।
लेकिन पिछले 3-4 साल से वो एनसीईआरटी के अलावा कहीं पे भी नहीं गए हैं। तो आप फिर भी करने जाएंगे तब भी आपके 340 नंबर या 345 नंबर अगर आप सिक्योर कर रहे हैं, 300 प्लस नंबर सिक्योर कर रहे हैं, तब भी बच्चों फर्स्ट ईयर में या पहली साल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो सेकेंड ईयर ड्रॉपर्स वाले हैं उनको तो फिर 360 लाने चाहिए भाई, बनता है उनका 360। चलो 360 नहीं, 340 तो बनता ही बनता है। चलो 20 नंबर का रिलैक्सेशन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, इसमें से कौन सा ऐसा है ऑक्यूपेशनल है, जो लोग काम करते हैं उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ऐसे कोई है? एम्फाइसीमा है, बिटुलिज्म है, सिलिकोसिस है, एंथ्रासिस है। ये सारी के सारी नीचे, एंथ्रासिस तो बैक्टीरियल डिसीज है, सिलिकोसिस, सिलिका, ये जब मार्बल की कटिंग या स्टोन ब्रेकिंग होती है तो वहाँ पे सिलिका धीरे धीरे गर्दा उसकी जो उड़ती है, डस्ट उड़ती है, वो सीधी सीधी इनहेल कर लेते हैं जो वहाँ पे मजदूर काम कर रहे होते हैं और उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है सिलिकोसिस की। बाद में वो ब्रोंकाइटिस फिर बाकी डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है अगर ध्यान ना दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, बड़ा कठिन क्वेश्चन आ गया, अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन पूछ दिया। लेकिन चैप्टर नंबर 22 क्लास 11th में चले जाइएगा लास्ट पेज के ऊपर, वहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। स्टेरॉइड के लिखे हैं, अमीनो एसिड्स के लिखे हैं, उसमें नीचे ही लिखा हुआ है एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन पे जैसे ही जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि हाँ, अरे ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। Which of the following structures or regions incorrectly paired with the functions? Hypothalamus, दिमाग से खेल गए ये लोग, दिमाग से ही पूछ रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स करता है भाई, सही बात हो गई, यहीं पर से छोड़ दो कि रिलीज कर रहा है वो, आपको तुरंत पता लग गया यहाँ पे ये ऑप्शन तो सही है। कार्पस कोलोजम, बैंड्स ऑफ फाइबर, सीधा सीधा लिखा है, कनेक्टिंग द लेफ्ट एंड राइट सेरेबुलर हेमिस्फेयर। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक, द इंटरकनेक्टेड डिफरेंस रीजन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट। बस यहीं पर से गलती पकड़ ली आपने। मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा नीचे ही आ गया है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये कंट्रोल्स द मूवमेंट ना, ये करता है हमारे इमोशंस को कंट्रोल, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम किसको कंट्रोल करता है? हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। इमोशनल सिस्टम जितना भी चलता है हमारी पूरे बॉडी में और हमारे दिमाग में, तो इमोशन कौन कंट्रोल करता है? हमारा लिम्बिक सिस्टम। यही इनकरेक्टली पेयर्ड है। Which of the following hormone can play the significant role in the osteoporosis? एस्ट्रोजन, पैराथायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन, नाना, तुरंत गलत हो गया, प्रोजेस्टेरॉन और एल्डोस्टेरोन, नाना, ये कोई भी, नीचे वाले कोई भी नहीं है। अगर किसकी बात आ गई यहाँ पे? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का सीधा सीधा मतलब चला जाएगा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, मिनरलाइजेशन, ठीक है, होने लग जाता है जब पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाता है। जब पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा तो मिनरलाइजेशन यानी हड्डियों से कैल्शियम बाहर आने लग जाता है, ठीक है। ये कंडीशन वुमेन में हो जाती है, इसका इलाज होता है, सही हो जाती है, लेकिन हड्डियां कमज़ोर ज़रूर हो जाती हैं। एस्ट्रोजन एंड पैराथायराइड, और ये इसको एक्टिवेट करता है एस्ट्रोजन। द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाई स्मूथ मसल ना लिगामेंट हो सकता है अटैच टू द आइरिस। आइरिस से कैसे अटैच करेगा? लिगामेंट अटैच टू द सीलियरी बॉडी। क्लास 10th में भी था, 11th में फिर से है, थोड़ा डीप में है, लेकिन हाँ ये चीज़ कॉमन है। सीलियरी मसल्स अटैच होती हैं ना लिगामेंट से, जो हमारे पावर ऑफ एकमंडेशन को कंट्रोल करती हैं। याद आया? रिलैक्स हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी एकदम से, तो ये लिगामेंट की सीलियरी बॉडी करती है ना, सीलियरी मसल, और जब ये रुक जाती हैं तो पावर ऑफ एकमंडेशन हमारी खत्म हो जाती है। Which of the following options correctly represent lung condition, asthma and emphysema respectively? अस्थमा का बताना है और एम्फाइसेमा का बताना है। इंक्रीज्ड जहाँ पे आ गया, कोई में भी इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं हो रहा, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रांक्यूल्स नहीं है। डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रांक्यूल्स नहीं है। तो अगर एम्फाइसीमा आपको पता है तो आप यहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रांक्यूल्स पे जाएंगे सबसे पहले, तो ये अस्थमा की लाइन लिखी हुई है। और डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, क्योंकि क्या डैमेज हो जाता है? एल्वियोलाई डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है वो भी कम हो जाता है। एम्फाइसीमा की ये कंडीशन है।
फिर से मैचिंग आ गई भाई, अच्छी वाली है और सिंपल भी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। सबसे पहले सिंपल वाला ऑप्शन ढूंढो कि क्या तुम्हें आता है कि बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या मौजूद है, होता है लेफ्ट में और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में तुम्हें पता है बाइकस्पिड होते हैं, तो बाइकस्पिड पे चले जाओ तुरंत एकदम से, बी का फर्स्ट हो जाएगा। फिर ट्राइकस्पिड तो नीचे वाला हो जाएगा आपका, दिस वन बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। सेमिल्यूनर वाल्व जो देखोगे आप पल्मोनरी आर्टरी वहाँ पे, तो सेमिल्यूनर वाल्व आ जाएगा, सिंपल, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी। फिर से मैचिंग है भाई, ऑप्शन मैंने दे दिया है इस बार क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो जाए। टाइडल वॉल्यूम हमें पता है 500 to 550 ml होता है, दिस वन। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है यानी IRV 2500 से लेकर के यानी 2500 to 3000 ml, सॉरी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV कितना होता है आपका, C का 4 तो 1100 से लेकर के या 1000 से लेकर के 1100 तक, और फिर बचता है रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ये होता है हमारे पास में 11 to 1200 ml। बात हो कुछ भी, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है टाइडल वॉल्यूम IRV एक्सपायरेटरी, इससे हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है। 4 नंबर पक्के करना होगा आपको अपने, तो ये वाले सारे वॉल्यूम जितने भी दिए गए हैं ये सारे याद करके जाइएगा, रट करके जाइएगा कौन कौन से होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी बना देते हैं, इससे वाला जो अपना वीडियो है उसमें एक क्वेश्चन बना हुआ है इसका, तो उसमें आया था आंसर आपका 1500 ml। क्या पूछा था, आई थिंक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछ दिया था उन्होंने। नीजल्स बॉडी और मैनली कंपोज्ड ऑफ किसकी बनी हुई होती हैं आपकी, फ्री राइबोसोम्स एंड RER। कठिन था लेकिन पता होना चाहिए था, राइबोसोम्स की बनी होती हैं और RER। सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स हैं किसके बने हुए हैं ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अभी तो वक्त नहीं है, अभी तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर कराने हैं, लेकिन NCERT और NCERT का थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको नीट के लिए। कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा उसमें, सब कुछ बताया जाएगा। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो गलत है। तो ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट सप्लाइड विद नेट, ये बात सही है। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोसॉल, एंजाइम्स ऑफ TCA प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सही है। ये गलत हो रही, जहाँ पे ये चीज़ देख लेंगे आप, ये आउटर वाला हिसाब किताब, दिस वन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल में नहीं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं क्योंकि एंजाइम्स वहीं पे मौजूद होते हैं। 82 many ribosomes associate with a single messenger RNA to form the multiple copies of polypeptides simultaneously such as strings ribosomes are termed as। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उन्हें आंसर पता होगा क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन बनता है। पॉलीसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स भी बोलते हैं ना, सिंपल है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ भी होगी, रहेंगे वो इसी टॉपिक के ऊपर सबके सब। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन को क्या बताता है, प्लूरोडोंट नहीं है, प्लूरो वाले सारे ऑप्शन हटा दीजिए। थीकोडोंट वालों को रखिए, थीकोडोंट डाइफ्योडोंट, हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, डाइफ्योडोंट और होमोडोंट नहीं होते, एक जैसे दांत हमारे सारे नहीं है। थीकोडोंट का मतलब है कि सारे टीथ का हमारे जॉ बोन्स में एम्बेडेड हो जाना, ठीक है, सारे टीथ जो है हमारे जॉ बोन्स में एम्बेडेड हैं। डाइफ्योडोंट का मतलब ये होता है कि आपके 2 बार टीथ आ रहे हैं, मिल्क टीथ आते हैं फिर परमानेंट टीथ आते हैं। और हेट्रोडोंट का मतलब ये है कि आपके पास में एक जैसे टीथ नहीं, डिफरेंट हैं, कैनाइन्स हैं, मोलर्स हैं, प्री मोलर्स हैं, है ना। ऑप्शन यही सही बैठ गया। NCERT से परेशान मत होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, NCERT से है। तो जब NCERT का आपने RER का फंक्शन पढ़ रखा होगा तो वहां पे पेप्टाइड का जिक्र हो गया, सही हो गया। प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन सही हो गया, प्रोटीन फोल्डिंग सही हो गया, लेकिन डज नॉट अकर, तो डज नॉट अकर में फॉस्फोलिपिड जो है, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा, फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस, लिपिड की सिंथेसिस होनी नहीं, लिपिड की सिंथेसिस किससे रिलेट करती है आपके, SER, सिंपल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, हाई लेवल क्वेश्चन, वाकई में हाई लेवल है।
सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स एल शेप्ड के क्रोमोसोम्स होते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं? ओसाइट्स ऑफ एम्फीबियंस में है। एलोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। लैम्ब्रुश क्रोमोसोम्स डिप्लोटीन बाइवेलेंट हैं। ठीक है, तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेटा ये इंसेक्टा में पाए जाते हैं, एम्फीबियंस में नहीं पाए जाते। ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ें तो पूरा डिटेल में पढ़ लें एक बार। मैं डिटेल्ड वीडियोस का बना भी दूंगा, एनसीईआरटी का भी डेटा ले लूंगा, और 10 साल का तो पढ़ाया हुआ है ही, करीब 5 सालों से तो बच्चे पढ़ा ही रहे हैं नीट वाले। बाकी उससे पहले का पेपर एनालिसिस तो हम लोग करते ही रहते थे। तो हाँ, ये क्रोमोसोम्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं, ये क्रोमोसोम्स में करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कर देते हैं। ठीक है, AGGTATCGCAT सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग। आप बस यहीं पर से दिल जीत लिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाले ने कोडिंग स्टैंड दे दिया हम लोगों को, यहीं पर से इन्होंने हम लोग का दिल जीता है। कोडिंग स्टैंड देने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको टेम्पलेट स्टैंड नहीं दिया, कोडिंग दिया। कोडिंग स्टैंड का जस्ट नीचे चले आओ, जहाँ पे कोडिंग स्टैंड है और जहाँ पे थायमीन मौजूद है वहाँ पे हमें यूरेसिल कर देना है। चुपचाप आपका आंसर आपके सामने होगा। हाँ, टेम्पलेट स्टैंड देते तो ये दिक्कत थी, टेम्पलेट से आपको कोडिंग बनाना पड़ता। कोडिंग से अच्छा वो उसमें से उसकी पोजीशन भी चेंज करते, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी कर देते, तब दिक्कत हो जाती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बात कर दी है। मैंने तभी बोला कि दिल जीत लिया यहीं पर से। तो कोडिंग स्ट्रैंड दे दिया है, तो जहाँ जहाँ पे टी है ये यू करना है आपको, यहाँ पे यू कर देना है आपको, यहाँ पे यू कर देना है आपको। तो CAU कहाँ पे है? तो CAU यहीं पे दिख रहा है आपको, बाकी तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो यही ऑप्शन बना ना। लेकिन अगर वो भी आ जाए, अगर वो दे दें, डजंट मैटर, 3 प्राइम टू 5 प्राइम देंगे, 5 प्राइम टू 3, किधर से भी दें, वो टेम्पलेट स्टैंड बताएंगे। कभी कभी कोडिंग स्टैंड बता रहे तो ये तो ऑप्शन सट से हम लोग बता देंगे। कभी कभी टेम्पलेट स्टैंड बनवा लेते हैं तो उसमें लोकेशन ओरिएंटेशन ज़रूर बताएंगे कि किधर से किधर जा रहे हैं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम नहीं बता रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी पूछते हैं और ऐसे तो पूछते ही पूछते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, ये भी दिल जीतने वाला क्वेश्चन है, बेहतरीन सा। कहीं पे ह्यूगो डी व्रीज का नाम आएगा वहां पे साल्टेशन थ्योरी जरूर उनकी आ जाती है तुरंत। ओके, मैच द फॉलोइंग आइटम्स, कॉलम 1, कॉलम 2। प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है वो आपका फॉलिकुलर फेज होता है। सेक्रेटरी फेज होता है वो आपका ल्यूटियल फेज होता है। मेंस्ट्रुएशन जो स्टार्ट होता है, मेंसेस, तो ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल से होता है। ये भी एकदम से दिल जीतने वाला क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन ऑपरान एक्सेप्ट, ये भी लगभग दिल जीत रहा है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, एन ऑपरेटर होता है, बचा कौन? एनहेंसर। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। ये पार्ट है ही नहीं इसका, है ना। एनहेंसर जैसी कोई चीज है ही नहीं लाइक ऑपरेरॉन में। किसने दिया था? जैकब्स एंड मोनार्ड्स। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अ वुमेन हैज ए एक्स लिंक कंडीशन ऑन 1-1। क्वेश्चन समझ लिया पहले ही, पता चला एकदम से दौड़ पड़ो, दिल जीत लिया एकदम से। ठीक है, इतना भी दिल मत जिता देना, पहले देख लेना। ऐसे क्वेश्चन सिंपल तो होते हैं लेकिन गड़बड़ मत कर देना। एक्स लिंक कंडीशन दी, ट्रेड दिया है और एक क्रोमोसोम्स की बात कर दी उन्होंने, सिर्फ एक क्रोमोसोम, दोनों को नहीं है, ऑफर एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। दिस क्रोमोसोम्स कैन बी इनहेरिटेड बाय, कौन कौन इसको कैरी कर लेगा? तो इसको कैरी करने के लिए अगर एक ही के ऊपर है तो भाई दोनों कर लेंगे, बोथ सन्स एंड डॉटर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन वो घुमा देते, अगर पूछते कि सबसे ज्यादा कौन इफेक्टेड होगा, अगर वहां पे डिसीज्ड होता, डिसीज नहीं भी हो, अगर वो कैरी कर रही है वुमेन, ठीक है, तो सिर्फ किसके ऊपर ऑप्शन जाता? आपका सन्स के ऊपर जाता। ठीक है, जितने भी लड़के होंगे वो सबके सब डिसीज्ड हो जाएंगे। ये बात सही है, क्वेश्चन घुमा भी सकते हैं वो, इसलिए बता दिया मैंने आपको कि कभी ऐसा क्वेश्चन आए एक्स लिंक्ड वाला और वो पूछे कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, सबसे ज्यादा, तो सन्स की हो जाएगी एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स में। अगर वहां पे वुमन के पास में उसके एक या दोनों पे है तो जाहिर सी बात सबकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक पे है तो सन्स की तो बढ़नी बढ़ना, उसके पास तो वाई होता है, दूसरा एक ही एक्स होता है। ठीक है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। दूसरी बात ये कि हम लोग लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस कर चुके हैं वीडियोस में अपने, थोड़े बहुत और बाकी हैं, वो भी जल्द से जल्द कर लेंगे। तो हम लोग परेशान बिल्कुल ना हो, पढ़ते रहिए और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। फिज़िक्स केमिस्ट्री भी पढ़ते रहिए, बायोलॉजी भी पढ़ते रहिए। जहाँ पे दिक्कत या परेशानी है तो मैं अवेलेबल हूँ अभी, ठीक है, जब तक हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेक केयर, गुड बाय।